हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस और फॉरफीचर ऑफ सेल्स। तो पहले समझते हैं कि कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है। लेट अस टेक एक एग्जांपल कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे थे और सबके वैल्यू थे 100 रुपए। ये 100 रुपीज कंपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल में पैसा कलेक्ट कर रही है। लेट्स से एप्लीकेशन में 30, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट कॉल में 20 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 20 रुपीज। सो लेट्स सी कि मिस्टर एक्स एक शेयर होल्डर था जिसने कंपनी के 100 शेयर्स लेके रखे हुए थे। तो जब एप्लीकेशन के समय में इसने 100 शेयर्स में 100 into 30 इसने पे कर दिया 3000। अलॉटमेंट के टाइम में भी इसने पेमेंट कर दिया 100 into 30। फर्स्ट कॉल में भी 20 करके इसने पेमेंट कर दिया। वेयर एज जब सेकेंड कॉल का टाइम आया तो उसने पेमेंट नहीं किया। तो जब कोई शेयर होल्डर पेमेंट कोई स्टेज का नहीं करता है तो यहां पर उस स्टेज का अमाउंट को बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। तो इस केस में हम लोग कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना होगा 100 into 20। तो 100 into 20 जो कि आएगा 2000 होगा हम लोग कॉल्स इन एरियर का अमाउंट। अब यहां पर कंपनी क्या करेगी कि उसको पेमेंट करने के लिए कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है। तो जब कंपनी कुछ टाइम पीरियड देती है तो उस टाइम पीरियड तक कंपनी कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। तो यहां पर उस टाइम पीरियड के लिए कंपनी इंटरेस्ट यहां पर जो चार्ज करेगी वो एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा रहेगा तो उतने इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जो स्पेसिफाइड होगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तब यहां पर कंपनीज एक्ट 2013 के क्लॉज टेबल एक्ट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब समझते हैं कि कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है। लेट्स टेक कि अगर एक शेयर होल्डर था जिसका नाम है मिस्टर वाई। इसने कंपनी के 500 शेयर्स लेके रखे हुए थे। तो एप्लीकेशन के स्टेज में इसने 500 into 30 पेमेंट कर दिया यहां पर 15,000। अलॉटमेंट के केस में 500 into 30 ये भी पेमेंट कर दिया। फर्स्ट कॉल के टाइम में 500 into 20 ये भी पेमेंट कर दिया। बट इस स्टेज में जो इसको सेकेंड कॉल में 500 into 20 पेमेंट करने थे इसने सेकेंड कॉल का पैसा इसने फर्स्ट कॉल में ही दे दिया। तो जो आगे का स्टेज का पैसा वो पहले ही पेमेंट करता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। और इस केस में हम लोग को कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट कितना होगा 500 और सेकेंड कॉल का जो 20 करना था वो होगा जो कि आगे यहां पर 10,000। तो ये कॉल्स इन एडवांस अगर कोई शेयर होल्डर करता है तो उसके बदले में भी उसके वो अमाउंट के ऊपर भी कंपनी इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो यहां पर इंटरेस्ट वही फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर स्पेसिफाइड है तो उतना ही किया जाएगा, उतना ही इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मेंशन नहीं है तो फिर टेबल एफ के हिसाब से कंपनीज एक्ट 2013 में इंटरेस्ट 12% पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस समझ में आया होगा। अब इसी सिचुएशन में जर्नल एंट्रीज क्या रहेगा उसको समझते हैं यहां। तो जर्नल एंट्रीज जो रहेगा हम लोग को एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का एंट्री पास करना पड़ेगा। तो वेरी फर्स्ट मेरा जो जर्नल होगा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर जो कंपनी टोटल शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं 10,000। तो यहां पर होगा 10,000 into एप्लीकेशन में था 30 सो into 30। तो यहां आएगा मेरा टोटल 3 लाख रुपीस। नेक्स्ट होगा ये था रिसीव एंट्री। अब करेंगे ड्यू एंट्री या ट्रांसफर एंट्री जो कि मेरा यहां होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जो अमाउंट होगा वो सेम ही होगा यहां पर 3 लाख रुपीस ईच। ये था एप्लीकेशन का। अब बात करते हैं यहां पर अलॉटमेंट। अब आगे हम लोग पढ़े थे पहले कि पहले आप जितने भी एंट्री करेंगे पहले ड्यू करेंगे उसको रिसीव करेंगे। तो एप्लीकेशन का नाम यहां हटके हो जाएगा अलॉटमेंट।
डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो अमाउंट होगा टोटल शेयर से 10,000 और अलॉटमेंट में भी था 30 करके, सो इनटू 30, जो कि यहाँ अमाउंट आएगा 3 लाख रुपीज। अब ये था मेरा ड्यू एंट्री। अब करेंगे रिसीव एंट्री, जो कि मेरा होगा यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट रहेगा वही सेम 3 लाख रुपीज ईच। अब नेक्स्ट मेरा जो एंट्री होगा वो होगा फर्स्ट कॉल के लिए और फाइनल कॉल के लिए। तो फर्स्ट कॉल में हम लोग देख रहे हैं कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है, तो वही पहले ड्यू एंट्री पास करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट होगा 10,000 इंटू 20, जो कि मेरा यहां आएगा 2 लाख रुपीज। ये था ड्यू। अब करेंगे रिसीव एंट्री, यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि फर्स्ट कॉल में कोई डिफॉल्ट तो है नहीं, बट एक शेयर होल्डर जिसका नाम था वाई, उसने एडवांस पेमेंट करते हैं यहां पर कितने शेयर्स में, 500 शेयर्स में, कितना करके 20 करके, तो 500 इंटू 20 जो कि आएगा यहाँ पर 10,000। कंपनी को पहले से पता नहीं रहता है कि कौन एडवांस पेमेंट करने वाला है, तो इसलिए इसको हम लोग ड्यू एंट्री में शो नहीं करेंगे। पता कब चलता है, जब कंपनी पैसा रिसीव करती है। तो ये कॉल्स इन एडवांस का जो पैसा है वो हम लोग को रिसीव एंट्री में शो करने पड़ेंगे। जबकि ये कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए फायदा है, तो यहां पर लिखेंगे अभी के लिए टू कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट साइड में। अब यहां पर हम लोग फर्स्ट कॉल में लिखे थे 2 लाख, तो वही सेम अमाउंट यहां आ जाएगा 2 लाख। एडवांस कितना आ रहा है 10,000, जो कि यहां लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस में, और दोनों का ऐड करके कंपनी को पैसा रिसीव हो रहा है यहाँ पर 2 लाख 10,000। अब हम लोग फाइनल एंट्री जो बच जाता है वो है मेरा कॉल्स इन फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का एंट्री, जो कि मेरा वही सेम सीक्वेंस से फॉलो होगा ड्यू और रिसीव, जो कि यहां शो करते हैं। तो फर्स्ट मेरा फाइनल कॉल का एंट्री होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो कि मेरा यहां आएगा 10,000 शेयर्स इंटू 20, 2 लाख रुपीज। अब ये ड्यू एंट्री अब हम लोग रिसीव करेंगे, तो मेरा जो जर्नल बनेगा वो बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि मिस्टर एक्स जो शेयर होल्डर था, इसने अपने 100 शेयर्स पर फाइनल कॉल का पैसा 20 करके से नहीं दिया। अब ये भी कंपनी को पहले से पता नहीं रहता है कि कौन डिफॉल्ट करने वाला होता है, इसलिए पता कब चलता है जब कंपनी को पैसा मिलने वाला होता है। तो ये भी कॉल्स इन अरियर भी हम लोग को रिसीव एंट्री में दिखाने पड़ेंगे। ये कॉल्स इन अरियर की वजह से कंपनी का फंड शॉर्टेज होगा, एक तरह से नुकसान होगा, तो नुकसान को लिखते हैं डेबिट साइड में। तो कॉल्स इन अरियर आएगा मेरे यहाँ डेबिट साइड में टू शेयर फाइनल कॉल। अब यहां पर ध्यान रखने एक चीज, कॉल्स इन एडवांस को हमने पहले लिया था क्रेडिट साइड में, क्योंकि सेकंड कॉल का पैसा को फर्स्ट कॉल में मिल गया था। अब जब सेकंड कॉल का टाइम आएगा तो ये पैसा को तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये क्रेडिट में जो लिखा है एडजस्ट करने के लिए हमको लिखने पड़ेंगे यहाँ पर डेबिट साइड में। तो डेबिट में फिर से आ जाएगा यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस के नाम से डेबिट, तब तक यहाँ लिखेंगे टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल में मैंने यहां लिखा है 2 लाख रुपीज, तो वही बैलेंस यहां आएगा। कॉल्स इन एडवांस में था 10,000, तो वही 10,000 यहां एडजस्ट किया जाएगा। कॉल्स इन एरिया में था यहाँ पर 2,000 जो आया वो यहां लिखेंगे। अब अल्टीमेटली हमें पैसा फाइनल कॉल में कितना मिलेगा, 2 लाख माइनस 10,000, 190 माइनस 2,000, सो 1,88,000 टोटल पैसा हमको रिसीव होगा फाइनल कॉल में। फॉर्म फीचर का मतलब क्या होता है वो समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। कंपनी ने यहाँ पर 10,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए थे और सब शेयर्स का वैल्यू था 100 रुपीज। एक मिस्टर एक्स शेयर होल्डर था जिसने कंपनी का 100 शेयर्स लेके रखे हुए थे। इसने एप्लीकेशन पेमेंट कर दिया 100 इंटू 30, अलॉटमेंट भी पेमेंट कर दिया, फर्स्ट कॉल भी पेमेंट कर दिया, और जब सेकेंड कॉल का टाइम आया तो उसने वो सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं किया।
कंपनी ने तब भी नोटिस भिजवाया होगा, उसके बावजूद भी पेमेंट नहीं करने की वजह से कंपनी क्या तब भी उसको शेयर होल्डर बनाएगी नहीं। इन दैट केस जब भी कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तो कंपनी उसको दिए गए शेयर्स वापस छीन लेती है, मतलब उसका ओनरशिप को कैंसिल करती है और उसके बाद जो शेयर्स दिया था उसको वो शेयर्स कंपनी वापस ले लेगी। यही कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स को बोला जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। जैसे कि यहां पर मिस्टर एक्स का फाइनल कॉल पेमेंट नहीं हुआ था, ये पेमेंट नहीं हुआ था, उसके बाद कंपनी ने उसका शेयर्स को कैंसिल किया, फॉरफिट। नेक्स्ट मिस्टर वाई था जिसने कंपनी के 200 शेयर्स लेके रखे हुए थे, एप्लीकेशन पेमेंट किया, अलॉटमेंट पेमेंट किया, बट जब फर्स्ट कॉल का टाइम आया तो फर्स्ट कॉल का पैसा उसने नहीं दिया। नहीं देने के कारण कंपनी ने उसका शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट किया, मतलब कैंसिल कर दिया। कंपनी ने ये 200 शेयर्स वाई से छीन लिए। लास्ट था नेक्स्ट मिस्टर जैक जिसने कंपनी के 300 शेयर्स लेके रखे हुए थे, इसने एप्लीकेशन दे दिया बट अलॉटमेंट के टाइम पे इसने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से कंपनी ने उसका शेयर्स को भी कैंसिल किया अलॉटमेंट के बाद। तो हम लोग के पास यहाँ पर 3 केस आता है जहां मिस्टर एक्स का कैंसिल हो रहा है फाइनल कॉल के बाद, मिस्टर वाई का कैंसिल हो रहा है फर्स्ट कॉल के बाद एंड मिस्टर जैक का कैंसिल हो रहा है अलॉटमेंट के बाद। ये तीनों केसेस में जनरल एंट्रीज क्या रहेगा वो जानते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी का कैपिटल का क्रिएशन होता है। अब वो शेयर कंपनी वापस लेती है तो कैपिटल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कंपनी जब कैपिटल क्रिएट करती है तो डेबिट साइड लिखती है, और कंपनी जब कैपिटल डिक्रीज करेगी तो उसको लिखा जाता है डेबिट साइड में। तो मेरा फर्स्ट जो एंट्री होगा फॉरफिचर का वो होगा शेयर कैपिटल अकाउंट, चाहे वो केस 1 हो, केस 2 हो, केस 3 हो, तीनों में शेयर कैपिटल अकाउंट मेरा होगा डेबिट। नेक्स्ट यहां पर मिस्टर एक्स ने डिफॉल्ट किया था, जिसको हम लोग पढ़े थे, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर बिजनेस के लिए होता है नुकसान, लिखे थे डेबिट साइड में। अब जब उससे जो कैंसिल किया जा रहा है तो उससे जुड़ा हुआ सारा एंट्री को हम लोग को हटाने पड़ेंगे, रिवर्स करने पड़ेंगे। तो कॉल्स इन एरियर लिखा था मैंने डेबिट साइड में, अब उसको हटाएंगे बुक से तो उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्रेडिट साइड में। तो कॉल्स इन एरियर सेम यहाँ पर भी वही रहेगा, टू कॉल्स इन एरिया। यहां पर शेयर कैपिटल में कौन अमाउंट जो आएगा वो आएगा 100 शेयर्स कैंसिल हो रहा है तो 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 10,000, क्योंकि सारा कैंसिल नहीं हो रहा है, बस एक्स से कैंसिल हो रहा है तो मल्टीप्लाई पे 100 शेयर से करेंगे। अब ये कैंसिल कौन से स्टेज के बाद हो रहा है वो डिपेंड करता है। फर्स्ट में यहां पर हो रहा है फाइनल कॉल के बाद, तो फाइनल कॉल तक मेरा कैपिटल का वैल्यू कितना था, 30 30 20 20 100 था, तो कैंसिल भी 100 शेयर्स में 100 से कैंसिल करेंगे, जो कि यहां आएगा 10,000। सेकेंड केस में मेरा फॉरफिट हो रहा है फर्स्ट कॉल के बाद, तो फर्स्ट कॉल के बाद कैंसिल जो हो रहा है वो हो रहा है 200 शेयर्स, तो तब तक कैपिटल वैल्यू कितना था, 30 30 एंड 20 80 था, तो यहां पर 200 शेयर्स इनटू 80 करेंगे जो आएगा 16,000। एंड थर्ड केस में मेरा जो कैंसिल हो रहा है मिस्टर जैक का 300 शेयर्स, वो हो रहा है अलॉटमेंट के बाद, तो अलॉटमेंट तक मेरा कैपिटल वैल्यू कितना था, 60 था, तो यही शेयर्स जो जैक के पास है 300 शेयर्स वो कैंसिल भी होंगे तो 60 से कैंसिल होंगे, यहां आएगा 18,000। नेक्स्ट कॉल्स इन एरियर में जो उसने पैसा नहीं भरा, तो एक्चुअली तो ये 3 स्टेज में पैसा भरा, सेकंड कॉल का पैसा नहीं भरा, तो वो पैसा जो उसने नहीं भरा उसको लिखा जाता है कॉल्स इन एरियर में। तो 100 शेयर्स को उसने फाइनल कॉल का पैसा जो 20 का था वो नहीं भरा, तो वो यहां लिखेगा हम लोग 2000। अब मिस्टर एक्स ने भरा तो कौन से स्टेज का पैसा भरा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ये स्टेज का पैसा तो भर दिया। तो कंपनी जब ये 100 शेयर्स एक्स से छीन रही है तो इसने जो पैसा भरा कंपनी वो पैसा उसको वापस नहीं करेगी। अब कंपनी वो पैसा वापस कर देता है तो आज मिस्टर एक्स ने किया, कल मिस्टर वाई करेगा, परसों मिस्टर जेड करेगा, तो कहीं अनेक लोग ये सेम चीज करना शुरू करेगा कंपनी के साथ, कंपनी को बाद में दिक्कत झेलना पड़ सकता है। इसलिए कंपनी ये जो पैसा कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है वो पैसा को कंपनी जब्त कर लेगी, अपने पास रख लेगी। तो वो जो कंपनी को मिल चुका 100 शेयर्स में 80 रुपीज करके
वो कंपनी अपने पास रख लेगी ये 8,000, या नाम आएगा सेल फॉर फ्यूचर के नाम से आएगा, फॉर फ्यूचर अकाउंट। उसी तरह से यहां पर मिस्टर वाई ने पेमेंट कौन सा नहीं किया, फर्स्ट वाला पेमेंट नहीं किया, 200 शेयर्स में 20 करके, जो कि मेरा यहां आएगा कॉल सिनेरियो में 200 शेयर्स 20 करके 4,000। इसने कौन सा पैसा पेमेंट कर दिया, इसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पेमेंट कर दिया 60 करके। वो पैसा कंपनी जब्त कर लेगी, तो यहां पर 200 शेयर्स इंटू 60 12,000, वो लिखा जाएगा यहां पर टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिस्टर जेड का। मिस्टर जेड ने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो अलॉटमेंट जो था 30 करके था 300 शेयर्स में, जो नहीं भरा वो आएगा 300 इंटू 30 9,000। तो इसका भरा कौन सा स्टेज का, बस एप्लीकेशन का। जो जेड ने पैसा भरा वो कंपनी अपने पास रख लेगी, सीज करेगी उस पैसा को, तो वो जो 30 इंटू 300 जो है वो जाएगा सेल फॉर फ्यूचर अकाउंट में 9,000। तो फर्स्ट स्टेज में कंपनी को फायदा हो रहा है यहाँ पर 8,000 इस 100 शेयर्स में। सेकेंड स्टेज में कंपनी को फायदा हो रहा है यहाँ पर 12,200 शेयर्स में, और तीसरे केस में कंपनी को 300 शेयर्स में हो रहा फायदा 9,000। ये था कंसेप्ट फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर जो इश्यूड हुआ था एट पार में। अब समझते हैं कि जब कंपनी इसी शेयर्स को प्रीमियम में इश्यू किया हुआ रहता है, तो उस केस में फॉर फ्यूचर का एंट्री क्या रहेगा। तो मैं ये पार बना के लिखता हूं प्रीमियम, एंड शेयर्स के वैल्यू था यहाँ पर 100, तो यहाँ करता 20 और लिखता हूं 120। हमने पढ़ा था कि अलॉटमेंट के स्टेज में ही प्रीमियम को लिया जाता है और क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो ये कितना होगा 30 प्लस 20, ये हो जाएगा मेरा टोटल 50, बाकी सेम रहेगा। जर्नल एंट्रीज प्रीमियम के केस में भी सेम ही रहेगा। डिफरेंस कहां रहेगा, जब कोई शेयर होल्डर कोई स्टेज में पैसा डिफॉल्ट करता है और उस स्टेज में प्रीमियम रहता है और प्रीमियम का पैसा भी उसने नहीं भरा होगा। तो जैसे कि मिस्टर एक्स ने सेकेंड कॉल में पैसा नहीं दिया, तो इसमें तो प्रीमियम नहीं था, प्रीमियम का अलॉटमेंट में था, मतलब इसने प्रीमियम का पैसा तो भर दिया होगा। तो जब प्रीमियम का पैसा भर दिया होगा तो प्रीमियम का एंट्री यहां पर नहीं आएगा, उस केस में ये सेम रहेगा पार और प्रीमियम में। नेक्स्ट में मिस्टर वाई ने भी फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा तो भर दिया, मतलब इसने प्रीमियम का पैसा भी तो भरा होगा। सो इन दैट केस मेरा सेकेंड नंबर भी सेम रहेगा एज पार। Whereas थर्ड केस में मिस्टर जेड ने अलॉटमेंट नहीं दिया, कितना था टोटल 50 नहीं था, 50 था जो उसने नहीं दिया, जिसमें 20 रुपीज प्रीमियम भी था। तो जब कोई शेयर होल्डर प्रीमियम वाला स्टेज को पेमेंट नहीं करता है, तब जाके हम लोग सेल फॉर फ्यूचर में उस प्रीमियम को भी कैंसिल करते हैं। तो प्रीमियम जो है वो कंपनी के लिए होता है कैपिटल प्रॉफिट, हम लोग उसको लिखते थे क्रेडिट साइड में, और जब उसको कैंसिल करेंगे तो उसको लिखने पड़ेंगे यहाँ पर डेबिट साइड में। तो डेबिट में आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से। तो अब ये 300 शेयर से प्रीमियम कितना था 20 था, तो कैंसिल में 20 करके ही करेंगे क्योंकि कंपनी को वो पैसा नहीं मिला। तो 300 इंटू 20 जो कि यहाँ आएगा 6000। और इस केस में मेरा अलॉटमेंट था टोटल 50, तो कॉन्स्टेंट एरिया में हमको लिखने पड़ेंगे यहाँ पर टोटल 50, तो यहाँ आएगा मेरा 15,000। वेरस इस टाइम पेमेंट कितना किया था, बस एप्लीकेशन 300 इंटू 30, वो आएगा मेरा टू सेल फॉर फ्यूचर में 9,000, रेस्ट आर सेम। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो कंपनी जो शेयर्स कैंसिल किया था उस शेयर्स को अब कंपनी दोबारा से मार्केट में रीइश्यू करेगी। अब जब ये कैंसिल किया गया शेयर्स को दोबारा से मार्केट में इश्यू करेगी तो उस केस को बोला जाता है रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स या बस रीइश्यू। ये शेयर्स को इश्यू कर सकती है कंपनी एट पार, मतलब अगर शेयर के वैल्यू 10 था तो कंपनी एट 10 में इश्यू कर सकती है, एट 3 में मतलब प्रॉफिट ऐड करके भी इश्यू कर सकती है, और इस बार ये फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट में भी इश्यू किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसको समझने के लिए विल टेक वन एग्जांपल, जहां लिखा होगा कि कंपनी ने 1000 शेयर इश्यू किए 10 वाले, ये 10 रुपीज कंपनी कलेक्ट कर रही है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 5 रुपीज, फर्स्ट कॉल में 3 रुपीज, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 2 रुपीज, तो पूरे 10 रुपीज।
जहां पर एक मेंबर था, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 400 शेयर्स थे, उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल में पैसा उसने नहीं दिया। नहीं देने की वजह से कंपनी ने क्या किया, उसका शेयर्स को सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद उसका शेयर्स को फॉरफिट किया गया। ये फॉरफिचर का एंट्री जो रहेगा वो रहेगा मेरा हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। यहाँ पर कितने शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, 400 शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं। और ये फॉरफिट कौन सी स्टेज के बाद हो रहा है, फाइनल कॉल के बाद। तो फाइनल कॉल था मेरा टोटल कैपिटल वैल्यू कितना था, 10 था, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर मेरा शेयर फॉरफिट होता फर्स्ट कॉल के बाद तो फिर उस केस में मल्टीप्लाई होता 5 + 3 8 करके मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर अभी हो रहा है फाइनल कॉल के बाद, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10 जो आ रहा है 4000। इस मेंबर ने फाइनल कॉल का पैसा 400 शेयर्स में 2 करके लिख दिया, तो जो आता तुम्हारा कॉल्स एरियर में 400 × 2 800। इसने कौन से स्टेज का पैसा दिया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 दे दिया, फर्स्ट का पैसा इसने दे दिया। जो इसने पैसा भरा कंपनी उस पैसे को जब्त कर लेगी 400 × 8 3200 और इसको एक सेपरेट अकाउंट में पोस्ट किया जाएगा टू सेव फॉरफिचर अकाउंट। इसका नरेशन हो सकता है बीइंग कंपनी फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी एट द रेट ऑफ 2 ईच। ये है फॉरफिचर का एंट्री। अब बात करते हैं री इशू इन केस नंबर 1। मैंने यह समझने के लिए 2 केस दिया है, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या लिखा हुआ है कि कंपनी अगर ये शेयर्स मतलब पूरे 400 शेयर्स को री इशू करती है 50 पर शेयर में, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कंपनी का शेयर के वैल्यू तो तुम्हारा यहाँ पर लेट से 10 ऐसे करता हूं 5 रुपीस। तो कंपनी ने क्या किया यहाँ पर 10 वाले शेयर्स को इशू किया 5 रुपीस में, तो कंपनी का हो रहा है यहाँ पर नुकसान। तो जब कंपनी मार्केट में दोबारा से रीइशू करेगी तो कंपनी को मिलेगा पैसा, तो उस केस में कंपनी करेगी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स रीइशू हो रहे हैं, 400 शेयर्स, और कितना करके हो रहा है 5 करके, तो मिलेगा पैसा हमें यहाँ पर 400 × 5 जो कि यहाँ आएगा 2000। अब जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसका हमेशा कैपिटल क्रिएट होता है, तो यहां लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। हमने पहले बताया था पैसा कंपनी कलेक्ट करे या ज्यादा कलेक्ट करे, कम या ज्यादा, शेयर कैपिटल में हमेशा नॉमिनल वैल्यू होगा। और वैसे भी यहां बोला गया है फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपीज, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 10 रुपीज जो कंपनी का शेयर का वैल्यू था। तो कंपनी को हो रहा है नुकसान कितना का, 4000 मिलना चाहिए, मिल रहा है 2000। तो ये जो 2000 का नुकसान कंपनी को हो रहा है, यही 400 शेयर्स में 5 करके ये नुकसान को कंपनी कवर करेगी उसी शेयर से होने वाले फायदे से। तो कंपनी को यहाँ पर फायदा कितना हुआ था 3200, तो ये 3200 से ये 2000 को कवर किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर शेयर फॉरफिचर जो है हमें वही लिखने पड़ेंगे यहाँ पर शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ये रीइशू करने के बाद हमें बैलेंस जो इस फॉरफिचर में बच जाता है वो हमें ट्रांसफर करने पड़ेंगे कैपिटल रिजर्व में, जो कि मेरा लास्ट फाइनल जो जर्नल होगा वो होगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो यहां पर जब मैंने कैंसिल किया था कितने शेयर्स कैंसिल किए थे 400 शेयर्स, और रीइशू भी किए तो कितने किए 400 शेयर्स। तो इस केस में क्या करेंगे, फायदा हो रहा था 3200, नुकसान हो रहा है 2000, तो मेरा जो आंसर आएगा वो होगा 3200 में 2000 के नुकसान को कवर किया जाएगा, तो बैलेंस बचेगा यहाँ पर 1200 रुपए, वो यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। ये था केस नंबर 1। अब समझते हैं केस नंबर 2 में क्या रहेगा। फॉरफिचर का एंट्री वही रहेगा, केस नंबर 2 हम बस ले रहे हैं रीइशू का केस में क्या रहेगा। तो कंपनी ने केस नंबर 2 में 200 शेयर्स ही बस रीइशू किए, कैंसिल हुआ था 400, रीइशू हुआ 200 शेयर्स, और इसको इशू किया गया था 5 रुपए पर शेयर, और वही भी ये भी है फुल्ली पेड। तो इस केस में 400 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि रीइशू हो रहा है बस मेरा 200 शेयर्स, तो मल्टीप्लाई भी होगा यहाँ पर 200 से। तो 200 × 5 मेरे यहाँ आएगा 1000, नुकसान भी हो रहा है 200 × 5, ये भी आएगा मेरे यहाँ 1000, और ये मेरा आएगा 2000। जब भी मेरा शेयर्स कैंसिल हो रहा है ज्यादा और रीइशू हो रहा है कम,
दोनों में जब भी डिफरेंस होगा उस केस में ये अमाउंट और ये अमाउंट को डायरेक्टली माइनस नहीं किया जाता है। उस केस में हमें ये पता करना पड़ता है कि जितना शेयर्स इश्यू हो रहा है, जितने शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं, उतने शेयर्स में प्रॉफिट कितना था। जैसे कि मैंने 400 में 8 रुपए करके प्रॉफिट था 3200, तो हम लोग यहाँ पर 3200 हो रहे 400 शेयर्स में फायदा। हमें कितना का फायदा था ये 200 शेयर्स में, तो इनटू यहाँ पर 200 करेंगे तो मेरा 200 का फायदा आएगा और यहाँ पर जितना नुकसान हो रहा है 1000 रुपए वो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे। रिपीट करता हूँ इसको, 3200 टोटल फायदा हो रहा है 400 शेयर्स में, तो डिवाइड बाय 400 करेंगे। हमें चाहिए 200 शेयर्स का फायदा क्योंकि इतने ही रेशियो हो रहे हैं, इनटू 200 और माइनस करेंगे इस 200 शेयर्स का नुकसान जो आ रहा है 1000 रुपए। जब मैं इसको कैंसिल करूंगा यहाँ पर तो 1600 आ रहा है और यहाँ पर 1000 माइनस करेंगे तो इस केस में मेरा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 600। आई होप से समझ में आया होगा। और इसको हम दूसरे तरीके से भी कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर मुझे 400 शेयर्स में 8 करके फायदा हुआ। अगर 400 नहीं होता इसी केस में अगर 200 रुपए हम डिग्री करते हैं, यहाँ पर 200 शेयर्स डिग्री करते हैं, 200 में 8 में फायदा कितना होता 1600 होता, डायरेक्ट आ गई। तो 1600 200 में फायदा हुआ और यही 200 में नुकसान कितना हो रहा है 1000 रुपए। तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का माइनस किया और 600 रुपए डायरेक्ट हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था मेरा रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट पार, ये था शेयर इश्यूड एट पार। अब कंसेप्ट को समझने के लिए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहां पर दिए गए हैं कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 each. 8 called up held by Mr. A for non-payment of second call money of 3%. कंपनी ने यहाँ पर 300 शेयर्स को कैंसिल किया गया, सब 300 शेयर्स के वैल्यू थे यहाँ पर 10 रुपीज, बट कंपनी ने 10 रुपीज करके नहीं मांगा था, कॉल्ड अप था मेरा बस 8, कॉल्ड अप था मेरे यहाँ पर 8। फिर लिखा हुआ कंपनी ने कैंसिल किया क्यों, क्योंकि उसको सेकेंड कॉल का पैसा 3 करके नहीं मिला, मतलब इस 8 रुपीज में कंपनी को 3 नहीं मिले, मतलब 5 रुपीज तो मिला होगा यहाँ पर। एंड फिर लिखा हुआ दिस शेयर्स आर रीइश्यूड, तो पहले बात करते हैं वो फॉरफिचर का। तो मेरा जो जर्नल होगा फॉरफिचर का वो रहेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एरियर एंड टू शेयर फॉरफिचर। यहां पर 300 शेयर्स कैंसिल हो रहा है तो लिखेंगे यहां पर 300 यहां पर मल्टीप्लाई 10 से नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर कॉर्नर 8 रुपीज है, तो यहां पर 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 2400। इस 8 रुपीज में 3 रुपीज नहीं पे किया तो ये आएगा मेरा कॉल्स एरियर में इंटू 3 900, 5 पेड है तो 300 इंटू 5 आएगा मेरे यहाँ पर 1500। ये है मेरा फॉरफिचर का एंट्री। अब यहाँ पर रीइश्यू के बारे में क्या लिखा हुआ है, दिस शेयर्स वर रीइश्यूड टू मिस्टर Z for rupees 10 per share as fully paid up। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि बाद में कंपनी ने 8 तो बस मांगा था, बाद में कंपनी ने लास्ट स्टेज पे एंट्री कर लिया होगा, उसके बाद 10 रुपीज जब कंपनी का शेयर पूरा कलेक्ट हुआ उसके बाद कंपनी ने ये शेयर्स को रीइश्यू किया गया। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है शेयर का वैल्यू दोबारा से 10 रुपए होना। क्लियर? तो जब कंपनी रीइश्यू करती है तो कंपनी को पैसा रिसीव होता है, तो यहाँ एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है लिखा हुआ नहीं है, मतलब पूरा शेयर्स को इशू कर रहा होगा, मतलब 300 को फॉर 10 लिखा है तो 10 में इशू हुआ 3000 एंड एज फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है तो इनकी यहाँ पे 10 हो जाएगा 3000, मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ रीइश्यू के केस में। एंड लास्ट नेक्स्ट एंट्री मेरा रहेगा यहाँ पर शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो जब भी कैपिटल रिजर्व में अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो मेरा ये वाला शेयर फॉरफिचर और ये वाला रेशियो दोनों सेम होने चाहिए। जब भी सेम होगा तो डायरेक्ट हम ये 1500 में से कोई नुकसान तो है नहीं, तो डायरेक्ट नुकसान अगर होता तो माइनस करके यहाँ लिखते है नहीं, तो पूरे 1500 यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे मेरे शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में।
नेक्स्ट केस में दिया हुआ कि वाई लिमिटेड ने 400 शेयर्स को फॉरफिट किया, फुल कॉल अप था टोटल 10 रुपीज पूरे, मतलब शेयर्स का वैल्यू 10 रुपए था, जिसमें 4 पेड नहीं है और 6 पेड है। बाद में ये 400 शेयर्स को दोबारा से री इशू किया गया और उसका वैल्यू था 12 रुपए, मतलब शेयर्स की वैल्यू 10 था पर री इशू किया गया 12 रुपीज में। तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट में इशू किया गया उसको बोलते हैं री इशू एट प्रीमियम, और वो 2 रुपीज करके जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो पहले बात करते हैं फॉरफिचर का। तो जो मेरा एंट्री होगा वो होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर and to save forfeiture। तो यहां पर 400 शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, 10 कॉल अप थे पूरे 4000, यही 400 शेयर्स में 4 करके नहीं मिला तो आएगा 1600, वेयर एज 400 में 6 करके मिल चुका है तो वो जाएगा सेव फॉरफिचर में। नेक्स्ट है मेरा री इशू जो हो रहा है 12 रुपीज पर शेयर। तो री इशू करने से पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट करेंगे यहां पर डेबिट टू सेव कैपिटल एंड टू सेव सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो पूरे 400 शेयर इशू हो रहे हैं 12 करके, सो इनटू 12 हो जाएगा यहां पर 4800। पैसा हम कलेक्ट कम ले या ज्यादा ले, शेयर का वैल्यू हमेशा नॉमिनल वैल्यू से क्रिएट होगा जो कि है 10, और हमें यहां पर इस 400 में 2 रुपीज करके एक्स्ट्रा मिल रहा है, 800 हो जाएगा एसपीआर में। ये एंट्री पास करने के बाद हम लोग का जो लास्ट एंट्री होता है वो है शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। यहां पर ट्रांसफर करने से पहले देखने पड़ते कि जितने शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं उतने इश्यू भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हो रहा है, तो जितने कैंसिल किए थे तो फायदा था 2400, नुकसान कुछ नहीं हो रहा है, डेबिट से नुकसान नहीं आ रहा है, आता तो माइनस करके नहीं आ रहा है, तो पूरे 2400 यहाँ पर ट्रांसफर किए गए।